हेलो दोस्तों, बायोलॉजी में क्लास 12th में हम लोग पढ़ चुके हैं वंशागत एवं विभिन्नता, जिसमें मेंडल और विभिन्न प्रकार के जो आनुवंशिक रोग थे वो सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी हैं, उस पर डिस्कशन भी किया है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वंशागत का आणविक आधार। कि उसमें ये तो बताया गया था कि आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनको जो गुणसूत्र होता है वो ले जाने में सहायता करता है। तो यहाँ पर यह बताया जाएगा इस चैप्टर में कि जो सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं तो उनका रासायनिक आधार क्या है या आणविक आधार क्या है, कौन सा अणु उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में अपना रोल प्ले करता है या भूमिका निभाता है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत बताया। कुछ लोगों ने कहा कि जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। कुछ लोगों ने माना कि जो प्रोटीन होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने बाद में ये कहा कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, जो बाद में जिसे डीएनए कहा गया, वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को ले जाता है। तो समझते हैं दोस्तों, जैसे ये गुणसूत्र, ये गया क्रोमोसोम गुणसूत्र, तो ये गुणसूत्र बना दिया गया। ये गुणसूत्र जो होता है इसमें हाईली कंडेंस्ड डीएनए पाया जाता है। ये ऐसे ऐसे डीएनए इसमें रहता है, ठीक। तो ये क्या है? गुणसूत्र है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये गुणसूत्र है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम कहते हैं। तो जो क्रोमोसोम होता है, जो गुणसूत्र होता है, ये किससे मिलकर के बना होता है? तो ये बना होता है न्यूक्लिक एसिड। किससे? न्यूक्लिक एसिड। और साथ में किसका? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लिक एसिड को ही बाद में हम लोग बोलेंगे क्या? डीएनए। क्या कहेंगे? डीएनए कहते हैं। तो जो गुणसूत्र होता है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो इसमें होता क्या है, ये जो डीएनए होता है अगर इसको खोल दिया जाए तो कुछ इस टाइप से ऐसे ऐसे ये हमको दिखाई देगा। अब इसमें ये जो डीएनए होता है इसमें ये 4 तरह की प्रोटीन को बाइंड किए रहता है। यानी एक जैसे बॉल होती है तो बॉल पे एक पट्टी जैसे बंधी होती है, ठीक उसी तरह से ये डीएनए भी उसको बाइंड किए रहता है। 4 तरह की यानी हिस्टोन प्रोटीन होती है, जो जिसका नाम हो जाएगा जो एक होती है जिसका नाम है H2A। क्या नाम है? H2A। ये थोड़ा सा बड़ा बना लिया जाए। जो प्रोटीन रहेगी वो कौन कौन सी हो जाएगी? H2A, H2B, H3 और H4। तो ये 4 प्रोटीन होती हैं और ये जो डीएनए होता है ये इसी पे इसको रैप कर लेता है कुछ इस तरह से। इसको ऐसे जैसे बॉल पर पट्टी लिपट जाती है, ठीक उसी तरह से ये इसको लिपट के ऊपर से इसके आ जाता है। तो ये होमोसोम, ये हो जाएगा गुणसूत्र। गुणसूत्र जो होता है 4 तरह की जो प्रोटीन होती हैं, यानी एक हिस्टोन प्रोटीन होती है, इसके 4 टाइप हैं, H2A, H2B, H3 और H4। तो इनको बाइंड किए रहता है, ऐसे इसको लपेटे रहता है इसके ऊपर। अब होता क्या है इसमें, तो ये बताया गया कि जो सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं या तो न्यूक्लिक अम्ल या फिर प्रोटीन से जाती हैं। तो एक थे जिनका नाम है फ्रेडरिक मिसर। क्या नाम है? फ्रेडरिक मिसर। तो हम आगे लिख सकते हैं कि फ्रेडरिक मिसर ने फ्रेडरिक मिसर ने 1869 ईस्वी में 1869
1969 ईस्वी में न्यूक्लिक अम्ल की खोज की, न्यूक्लिक अम्ल की खोज की। दोस्तों कहाँ पर किया? पश कोशिकाओं में। किसमें? पश कोशिकाओं में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाएगा न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? तो फ्रेडरिक मिशर ने 1869 ईस्वी में न्यूक्लिक अम्ल की खोज की। कहां पर की? पश कोशिकाओं में की। दूसरा पॉइंट क्या है? न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड केंद्रक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लिक अम्ल है केंद्रक में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में पाया जाता है, इसीलिए मिशर ने, जो ये फ्रेडरिक मिशर है, मिशर ने इसका नाम न्यूक्लिन रखा। क्या रखा? न्यूक्लिन रखा। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में पाया जाता है, इसीलिए मिशर ने इसका नाम न्यूक्लिन रखा। अब एक दूसरे थे जिनका नाम अल्टमान था। क्या नाम था? अल्टमान था। अल्टमान ने डीएनए के अम्लीय प्रवृत्ति के कारण, कौन सी प्रवृत्ति के कारण? अम्लीय प्रवृत्ति के कारण, यानी ड्यू टू एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रवृत्ति के कारण। तो अल्टमान ने डीएनए के अम्लीय प्रवृत्ति के कारण इसका नाम क्या रखा? न्यूक्लिक अम्ल रखा। इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल रखा। तो क्या हो गया कि फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में न्यूक्लिक अम्ल की खोज की पश कोशिकाओं में। और ये जो फ्रेडरिक मिशर हैं ये स्वीडन के हैं। कहां पर हैं? स्वीडन के हैं। तो पश कोशिकाओं में किया, न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में पाया जाता है, इसीलिए मिशर ने इसका नाम न्यूक्लिन रखा। अल्टमान ने डीएनए के अम्लीय प्रवृत्ति के कारण इसका जो नाम है वो न्यूक्लिक अम्ल रखा। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जो दो तरह की होती है, यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के हो जाएंगे, डीएनए और हो जाएगा आरएनए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, इसी को बोलेंगे क्या? न्यूक्लिक अम्ल। ये हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल। तो जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो, इसके टाइप कितने हो जाएंगे? 2 टाइप हो जाएगा। एक जो हमारा हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या? डीएनए। और जो दूसरा हो जाएगा वो बन जाएगा क्या? आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसका क्या हो जाएगा? राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। तो ये जो बन जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और ये हो जाएगा हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो ये अंतर पूछेगा कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है, तो जो डीएनए होता है ये सभी सजीवों का आनुवंशिक पदार्थ होता है।
तो जितने भी सजीव होते हैं उनका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या होता है, डीएनए होता है। तो सभी सजीवों का आनुवंशिक पदार्थ होता है। पेपर में ये नहीं आएगा कि सभी सजीवों का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, क्वेश्चन आएगा किन सजीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए नहीं होता है, अपवाद पूछता है। तो अपवाद जब हम लिखना चाहें, यानी इसका एक्सेप्शन लिखना चाहें, अपवाद कौन कौन से हैं, तो कुछ विषाणुओं को छोड़कर सभी सजीवों में राइबो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, लेकिन कुछ विषाणुओं को छोड़कर, कुछ विषाणुओं को छोड़कर, क्योंकि कुछ विषाणु ऐसे हैं जिनमें हमारा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ना होकर के आरएनए होता है। वो कुछ विषाणु कौन कौन से दोस्तों, हम लोग जैसे पढ़े होंगे पहले एचआईवी वायरस, जो एचआईवी है इनका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ना होकर के क्या होता है, आरएनए होता है। दूसरा आप जिसे पढ़ेंगे टीएमवी, पढ़ा होगा टोबैको मोज़ेक वायरस, जो तंबाकू के पौधे पर होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस। और तीसरा होता है इन्फ्लुएंजा, क्या होता है, इन्फ्लुएंजा। तो ये जो तीनों होते हैं इनमें आनुवंशिक पदार्थ है, इनमें है तो ये सजीव, क्योंकि कनेक्टिंग लिंक है सजीव और निर्जीव के बीच में वायरस, इनमें आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ना होकर क्या होता है, आरएनए होता है। तो ये अपवाद है, याद रखिएगा अच्छे से। तो सभी सजीवों का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है, कुछ विषाणुओं को छोड़कर। वो विषाणु कौन कौन से हैं, एचआईवी, टीएमवी और इन्फ्लुएंजा। इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ना होकर के आरएनए होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है या फिर कौन सा अणु आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए होता है या प्रोटीन होता है। उसके पक्ष में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसके पक्ष में कौन कौन से प्रमाण रखे गए, किसने अपना अपना प्रयोग किया, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो इसमें होता क्या है, सन 1902 ईस्वी में सटन एवं बोवेरी, किसने, सटन एवं बोवेरी ने यह प्रस्तावित किया कि आनुवंशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके माध्यम से, गुणसूत्र क्रोमोसोम के माध्यम से स्थानांतरित होती हैं, जिनमें 40% न्यूक्लिक अम्ल होता है और 60% क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन में से ही कोई पदार्थ जो होता है आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तो शुरुआत करते हैं। अब हम लिख सकते हैं इसमें क्या, कि सन 1902 ईस्वी में, सन 1902 ईस्वी में सटन एवं बोवेरी, सटन एवं बोवेरी ने यह प्रस्तावित किया कि आनुवंशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से कौन सी पीढ़ी में, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों
यानी क्या बोल सकते हैं, क्रोमोसोम, विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों के माध्यम से स्थानांतरित यानी ट्रांसफर, स्थानांतरित होती हैं। जिसमें न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड तथा क्या, प्रोटीन। इसमें जो न्यूक्लिक अम्ल है वो 40% होता है और जो प्रोटीन है वो क्या होता है, 60% होता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन होते हैं। अतः वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि न्यूक्लिक अम्ल या प्रोटीन में से कोई पदार्थ, तो या तो न्यूक्लिक अम्ल या प्रोटीन दोनों में से कोई पदार्थ सूचनाओं को कहाँ, एक पीढ़ी से या फिर बोल सकते हैं कि निष्कर्ष निकाला कि न्यूक्लिक अम्ल या प्रोटीन में से कोई एक पदार्थ आनुवंशिक पदार्थ होता है जो सूचनाओं को एक पीढ़ी से कहाँ पर, दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, स्थानांतरित करता है। तो क्या हो गया कि 1902 ईस्वी में सटन एवं बोवेरी ने यह प्रस्तावित किया कि आनुवंशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों के माध्यम से स्थानांतरित होती हैं और 40% इसमें न्यूक्लिक अम्ल और 60% प्रोटीन होता है। इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि न्यूक्लिक अम्ल या प्रोटीन में से ही कोई पदार्थ सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। चाहे ये लिख दें या बोल सकते हैं कि निष्कर्ष निकाला कि न्यूक्लिक अम्ल या प्रोटीन में से ही कोई पदार्थ क्या है, आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। अगर हम वो चाहें तो वो हटा सकते हैं, इतना जोड़ सकते हैं, कोई पदार्थ आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है या आनुवंशिक पदार्थ है, कोई पदार्थ आनुवंशिक पदार्थ है। अब डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसके पक्ष में जो प्रयोग किए गए, जो प्रमाण दिए गए, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसके पक्ष में जो प्रमाण दिए गए, किसने क्या क्या दिया, अब हम वो पढ़ेंगे। तो क्या लिखा जाए, डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ के पक्ष में प्रमाण, यानी डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसके पक्ष में कौन कौन से प्रमाण दिए गए। तो जो पहला प्रमाण प्रस्तुत किया वो थे ग्रिफिथ। कौन थे, ग्रिफिथ महोदय थे। तो जो पहला हम पढ़ेंगे वो हम बोल सकते हैं ग्रिफिथ के बैक्टीरिया का रूपांतरण प्रयोग, ग्रिफिथ के बैक्टीरिया का रूपांतरण प्रयोग। तो ग्रिफिथ ने क्या किया कि बैक्टीरिया का रूपांतरण प्रयोग किया। इसमें होता क्या है पहले समझिएगा। तो ग्रिफिथ ने क्या किया
स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, जिसका नाम क्या है, डिप्लोकोकस निमोनी या निमोनोकोकस निमोनी कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि ग्रिफिथ ने कौन सा जीवाणु लिया, तो उसका नाम क्या था, डिप्लोकोकस निमोनी, जो स्तनधारियों मतलब बच्चे देने वाले जीवधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। तो इस डिप्लोकोकस निमोनी के इन्होंने 2 स्ट्रेन लिए, यानी 2 टाइप लिए। एक को इन्होंने नाम दे दिया उग्र विभेद और दूसरे का नाम दे दिया अनुग्र विभेद। थोड़ा सा इतना देखते हैं, फिर आगे एक्सपेरिमेंट इनका पढ़ते हैं। तो क्या बोला जाए, सन 1920 ईस्वी में ग्रिफिथ ने यह प्रमाणित किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। इन्होंने किया क्या, इन्होंने स्तनधारियों में जो मैमल्स होते हैं, इन्होंने स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, तो इन्होंने स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, जिसका नाम क्या है, डिप्लोकोकस निमोनी। क्या नाम है, डिप्लोकोकस निमोनी, या इसी को बोलते हैं निमोनोकोकस निमोनी। तो क्या बोला गया, इन्होंने स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु डिप्लोकोकस निमोनी या निमोनोकोकस निमोनी के 2 विभेद का मतलब स्ट्रेन, या फिर इसी को हम अगर चाहें तो अपने हिसाब से हम बोल सकते हैं टाइप, कैटेगरी। ठीक है, तो इन्होंने डिप्लोकोकस निमोनी या निमोनोकोकस निमोनी के 2 विभेद लिए। पहला जो विभेद था उसका नाम था उग्र विभेद। क्या नाम था, उग्र विभेद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विरुलेंट स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, विरुलेंट स्ट्रेन, या इसी को कहते हैं एस स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, एस स्ट्रेन, या इसी का दूसरा नाम हो जाएगा एस थर्ड। क्या हो जाएगा, एस थर्ड। अच्छे से समझ लीजिएगा, जो 2 विभेद लिए, पहले का नाम उग्र विभेद विरुलेंट स्ट्रेन या एस स्ट्रेन, और ये हो जाएगा क्या, एस थर्ड। जो दूसरा विभेद इन्होंने लिया उसका नाम है अनुग्र विभेद। क्या नाम है, अनुग्र विभेद। इसको बोलते हैं नॉन विरुलेंट स्ट्रेन, या इसी को बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं आर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, आर स्ट्रेन, या इसी को बोलते हैं आर सेकेंड। क्या बोलते हैं, आर सेकेंड। जो भी आपको नाम अच्छा लगे वो बोल सकते हो। तो इन्होंने डिप्लोकोकस निमोनी या निमोनोकोकस निमोनी के 2 विभेद प्राप्त किए या 2 विभेद लिए,
पहला उग्र विभेद जिसको वरुलेंट स्ट्रेन या एस स्ट्रेन या एस थर्ड कहते हैं। दूसरा अनुग्र विभेद या नॉन वरुलेंट स्ट्रेन या आर स्ट्रेन या फिर आर सेकेंड कहते हैं। पूरा फिर से देख लेते हैं। तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। क्वेश्चन आपसे दो तरह का आएगा, या तो वो नाम दे देगा वैज्ञानिक का कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसके पक्ष में ग्रिफिथ के बैक्टीरिया का रूपांतरण प्रयोग बताइए। वरना कोई कहेगा कि एक वैज्ञानिक का प्रमाण प्रस्तुत करिए जो डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ के पक्ष को सिद्ध करता है। जैसे पूछेगा वैसे लिखना है। तो क्या बताया गया, ग्रिफिथ के बैक्टीरिया का रूपांतरण प्रयोग में, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी कि ग्रिफिथ के बैक्टीरिया का रूपांतरण प्रयोग या ग्रिफिथ का बैक्टीरिया का रूपांतरण प्रयोग। सन 1920 ईस्वी में ग्रिफिथ ने यह प्रमाणित किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। इन्होंने स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, जिसका नाम क्या है, डिप्लोकोकस निमोनी या निमोनोकोकस निमोनी के दो विभेद प्राप्त किए। पहला उग्र विभेद, दूसरा अनुग्र विभेद। और इसको उग्र विभेद को बोलते हैं क्या, वरुलेंट स्ट्रेन या फिर एस स्ट्रेन या फिर एस थर्ड बोलते हैं। अनुग्र विभेद को नॉन वरुलेंट और बोलते हैं क्या, आर स्ट्रेन या फिर आर सेकेंड बोलते हैं। अब करेंगे क्या, इन दोनों विभेद को, यानी दोनों तरह के जो जीवाणु हैं एस स्ट्रेन वाले और आर स्ट्रेन वाले, स्तनधारी यानी चूहे में बारी बारी से इनको क्या करेंगे, इंजेक्ट कराते हैं, प्रवेश कराएंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम आगे पढ़ते हैं। उग्र विभेद और अनुग्र विभेद में आपसे अंतर भी पूछ सकता है। तो थोड़ा सा हम उग्र विभेद के बारे में जान लेते हैं कि ये उग्र विभेद क्या है। उग्र विभेद, तो उग्र विभेद करता क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वरुलेंट स्ट्रेन या फिर एस स्ट्रेन या फिर इसी को बोलते हैं क्या, एस थर्ड बोलते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि उग्र विभेद वाले जीवाणु, कौन से, उग्र विभेद वाले जीवाणु, उग्र विभेद वाले जीवाणु, उग्र विभेद वाले जीवाणु चिकनी भित्ति या बोल सकते हैं उग्र विभेद वाले जीवाणुओं की बाहरी भित्ति, बाहरी भित्ति चिकनी होती है, चिकनी होती है। चिकनी का मतलब क्या हो जाएगा, स्मूथ वाल्ड होते हैं, यानी चिकनी भित्ति वाले होते हैं। तो उग्र विभेद वाले जीवाणु की बाहरी भित्ति चिकनी होती है। दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं, इनकी बाहरी भित्ति, इनकी बाहरी भित्ति जो आउटर लेयर है, वाल है, इनकी बाहरी भित्ति पॉलीसैकराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पॉलीसैकराइड की। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनकी बाहरी जो भित्ति होती है वो पॉलीसैकराइड की बनी होती है। बनी होती है। इनकी बाहरी भित्ति पॉलीसैकराइड की बनी होती है। ये जीवाणु स्तनधारियों में स्तनधारी जो ग्रिफिथ ने लिया वो कौन सा था, चूहा था, तो चूहे में लिख सकते हैं। ये जीवाणु स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है, निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। तो ये उग्र विभेद की क्वालिटीज हो गई, कैरेक्टर हो गए कि उग्र विभेद वाले जीवाणु की बाहरी भित्ति चिकनी होती है, इनकी बाहरी भित्ति पॉलीसैकराइड की बनी होती है। ये जीवाणु स्तनधारियों में, चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। अब दूसरा हम पढ़ लेंगे दोस्तों इसका, कौन सा, अनुग्र विभेद। कौन सा हो जाएगा, अनुग्र विभेद, या इसी को नॉन वरुलेंट स्ट्रेन बोलते हैं, अनुग्र विभेद, या उसी को आर सेकेंड या आर स्ट्रेन कहते हैं। तो अब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि
अनुग्र विभेद, अनुग्र विभेद वाले, अनुग्र विभेद वाले जीवाणु, अनुग्र विभेद वाले जीवाणुओं की बाहरी भित्ति, बाहरी भित्ति खुरदरी होती है। खुरदरी, खुरदरी का मतलब दोस्तों रफ हो जाएगा, रफ वाल्ड होते हैं। बाहरी भित्ति खुरदरी होती है, खुरदरी होती है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि ये जीवाणु स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। तो लिख सकते हैं ये जीवाणु यानी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो अनुग्र विभेद वाले जीवाणु बोलें या फिर इसी को हम बोल सकते हैं क्या, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। उसमें क्या बोल सकते थे, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो जो ये जीवाणु हैं कौन से, अनुग्र विभेद वाले, स्तनधारियों में, स्तनधारियों यानी किसमें, चूहों में। कौन सा रोग, निमोनिया रोग, निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, उत्पन्न नहीं करते हैं। क्या हो गया, ये आपसे अंतर पूछ सकता है कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में अंतर बताइए क्या होता है। तो उग्र विभेद वाले जीवाणु की बाहरी भित्ति चिकनी होती है, इनकी बाहरी भित्ति पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ये जीवाणु स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। और जो अनुग्र विभेद वाले जीवाणु होते हैं इनकी बाहरी भित्ति खुरदरी होती है और ये जीवाणु स्तनधारियों यानी चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने ग्रिफिथ का जो प्रयोग था बैक्टीरिया रूपांतरण, उसमें क्या पढ़ा कि इन्होंने ये बताया कि जीवधारियों यानी स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले एक जीवाणु जिसका नाम क्या है, डिप्लोकोकस निमोनी या निमोनोकोकस निमोनी है, उसके कितने स्ट्रेन लिए, 2, एस स्ट्रेन और कौन सा, आर स्ट्रेन। जो एस स्ट्रेन होता है इन जीवाणुओं की बाहरी भित्ति चिकनी होती है और ये जीवाणु पॉलीसैकेराइड के लेयर वाले होते हैं और ये इसमें स्तनधारियों में जो रोग है निमोनिया उसको उत्पन्न करते हैं। आर स्ट्रेन वाले खुरदरी भित्ति वाले होते हैं और ये स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। आगे क्या लिखेंगे कि ग्रिफिथ ने एक एक करके या बारी बारी से, कुछ भी बोल सकते हैं, एक एक करके दोनों जीवाणु कौन से भाई साहब, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया और आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया। ग्रिफिथ ने एक एक करके दोनों जीवाणुओं को चूहे में यानी जो माइस है चूहे में इंजेक्ट कराया। इंजेक्ट का मतलब प्रवेश कराया और देखा कि अब क्या देखेंगे, तो ये बहुत ही आसान है, एक कहानी टाइप का है पूरा का पूरा कि इन दोनों स्ट्रेन ले लिया, बस यहीं तक आपको याद रखना है कि 2 स्ट्रेन लिए, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। आगे की कहानी बहुत ही आसान है, एक्सपेरिमेंटल है। अब एक एक करके यानी पहले एस स्ट्रेन को, बैक्टीरिया को उसमें चूहे में प्रवेश कराएंगे और देखेगा, जो होगा वो बताएंगे। उसके बाद में आर स्ट्रेन वाले को प्रवेश कराएंगे, उसमें जो होगा वो बताएंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूहों में प्रवेश कराएंगे, फिर आर स्ट्रेन को। तो हम पॉइंट में लिख सकते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट यानी ए नंबर में, तो क्या बोला जाए कि जब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को कहां पर, चूहों में इंजेक्ट कराते हैं। इंजेक्ट का मतलब प्रवेश कराते हैं, इंजेक्ट कराते हैं तो चूहे की मृत्यु हो जाती है।
तो जब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूहों में इंजेक्ट कराते हैं तो चूहे की मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है। क्योंकि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है, जिससे चूहे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो जब पहला एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट कराया गया तो निष्कर्ष क्या निकला कि चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है और चूहे की मौत हो जाती है। बी पॉइंट दोस्तों क्या लिख सकते हैं? जब अब कौन सा स्ट्रेन आएगा? आर स्ट्रेन। जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को कहाँ? चूहे में इंजेक्ट या प्रवेश चूहे में इंजेक्ट कराते हैं तो चूहा जिंदा रहता है। जो वो लाइव अभी रहेगा, चूहा जिंदा रहता है। क्यों जिंदा रहता है? क्योंकि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया चूहों में निमोनिया रोग है। क्योंकि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता है। तो ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट, इसमें सी पॉइंट में क्या आ जाएगा? तो ए पॉइंट हमने क्या पढ़ा? जब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूहों में प्रवेश कराते हैं तो चूहे की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है। दूसरा क्या बताया गया? जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूहों में प्रवेश कराते हैं तो चूहा जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है? जब 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किसको? जब 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को गर्म करके मतलब इसको जब मार दिया जाए, है ना, क्योंकि गर्म करके हीट किल्ड बैक्टीरिया, यानी इसको गर्म करके मार दिया गया। तो जब 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करके ठंडा कर लेते हैं, गर्म करने के बाद चूहों में प्रवेश कराते हैं तो चूहा जिंदा रहता है। तो इन्होंने सी पॉइंट पे क्या लिया कि जब 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को गर्म करके मार दिया जाए और फिर चूहों में प्रवेश कराते हैं तो चूहा जिंदा रहता है। अब इसमें डी पॉइंट क्या लिखेंगे कि इस हीट किल्ड समझ रहे हो? हीट किल्ड बैक्टीरिया यानी गर्म करके इस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को जब आर स्ट्रेन के साथ मिलाते हैं और चूहों में इंजेक्ट कराते हैं तो फिर से चूहे की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो क्या लिखेंगे? इस हीट किल्ड बैक्टीरिया को जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के
साथ जब हीट किल्ड बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मिलाकर चूहों में इंजेक्ट कराते हैं तो चूहे की मौत हो जाती है। तो जब पहले एस स्ट्रेन को इंजेक्ट कराया तो चूहे की मौत हो गई, आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कराया, चूहे की मौत नहीं हुई। फिर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को गर्म करके हीट किल्ड करके मार दिया गया, चूहों में इंजेक्ट कराया गया तो चूहा क्या था, जिंदा था। उसके बाद में इस हीट किल्ड बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ जब चूहों में इंजेक्ट कराते हैं तो चूहे की मौत हो जाती है। निष्कर्ष क्या निकला, तो यहां हम बोल सकते हैं अध्ययन करके ग्रिफिथ ने बताया कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कोई पदार्थ या कारक, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कोई पदार्थ या कारक रूपांतरित होकर कहाँ पहुंच जाता है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में पहुंच जाता है। तो कोई पदार्थ या कारक है इस स्ट्रेन का जो रूपांतरित होकर के कहाँ पहुंच जाता है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में पहुंच जाता है। और किसमें, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में किसके लक्षण उत्पन्न कर देता है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के लक्षण उत्पन्न कर देता है। तो क्या बताया, ये लाइन कठिन नहीं है, समझिएगा तो अच्छे समझ में आएगा कि अध्ययन करके ग्रिफिथ ने ये बताया कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कोई पदार्थ या कारक है जो रूपांतरित होकर के आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में पहुंच जाता है और आर स्ट्रेन में किसके लक्षण, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के लक्षण उत्पन्न कर देता है, जिसे रूपांतरित कारक या रूपांतरित पदार्थ कहते हैं। इसे रूपांतरित कारक या रूपांतरित पदार्थ कहते हैं। लेकिन ग्रिफिथ यह नहीं बता पाए कि यह रूपांतरित कारक डीएनए आरएनए या प्रोटीन। तो डीएनए आरएनए प्रोटीन में कौन सा है। तो ग्रिफिथ यह नहीं बता पाए कि इन तीनों में रूपांतरित कारक है कौन, डीएनए रूपांतरित हुआ है, आरएनए रूपांतरित हुआ है या प्रोटीन हुआ है। इसे ही ग्रिफिथ का रूपांतरित या रूपांतरण प्रयोग या ग्रिफिथ प्रभाव कहते हैं। तो इसे ही ग्रिफिथ का रूपांतरित प्रयोग या रूपांतरण प्रयोग या ग्रिफिथ प्रभाव कहते हैं। अच्छे से फिर से समझ लेते हैं, कठिन नहीं है, काफी आसान है। जब पहले स्टेप में क्या होगा,
शुरुआत से देख लेते हैं कि ग्रिफिथ ने क्या किया। स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला एक जीवाणु था जिसका नाम क्या था, डिप्लोकोकस निमोनी या निमोनोकोकस निमोनी था, और वो स्तनधारियों में क्या निमोनिया रोग उत्पन्न करता था। इस जीवाणु के कितने विभेद ले लिए, दो, एक एस स्ट्रेन वाला और दूसरा आर स्ट्रेन वाला, जिसको एस को बोलते हैं उग्र विभेद या फिर एस स्ट्रेन थर्ड बोलते हैं। इस विभेद वाले जीवाणु जो होते हैं चिकनी भित्ति वाले होते हैं। इनका बाहरी आवरण या बाहरी भित्ति किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड की, और ये जीवाणु चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। अनुग्र विभेद वाले जीवाणु खुरदरी भित्ति वाले होते हैं और ये चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। दोनों जीवाणुओं को, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन वाले जीवाणुओं को बारी बारी से ग्रिफिथ ने चूहों में इंजेक्ट कराया और बताया कि क्या बताया कि जब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूहों में इंजेक्ट कराते हैं तो चूहे की मौत हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है। अब आर स्ट्रेन क्या होगा, जब आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कराते हैं बैक्टीरिया को तो चूहे की मौत नहीं होती है क्योंकि चूहे में यह निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता। अब उस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हीट किल्ड करके मार देते हैं, हीट करके गर्म करके, और चूहों में इंजेक्ट कराते हैं तो देखते हैं कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होता है। अब इस गर्म करके जिसको मार दिया गया बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मिला करके चूहों में इंजेक्ट कराते हैं तो देखा गया कि चूहे की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। इससे अध्ययन करके पता चला कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में ही कोई एक ऐसा कारक या पदार्थ है जो रूपांतरित होकर के आर स्ट्रेन में पहुंच जाता है और आर स्ट्रेन में किसके लक्षण उत्पन्न कर देता है, एस स्ट्रेन के लक्षण उत्पन्न कर देता है, जिससे चूहे की मौत हो जाती है। अब लेकिन ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए कि यह रूपांतरित कारक डीएनए है, प्रोटीन है या फिर आरएनए है, और इस प्रयोग को ही ग्रिफिथ का बैक्टीरिया का रूपांतरण प्रयोग या रूपांतरित प्रयोग या ग्रिफिथ प्रभाव कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसके पक्ष में दूसरा प्रमाण पढ़ेंगे जो मैक्लियोड मैककार्टी का प्रयोग होगा। एवरी मैक्लियोड एवं मैककार्टी का प्रयोग उसे पढ़ा जाएगा।